हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ये लो भैया ओफो। तबीयत तो देखो ऐसी ही है, तबीयत में लगेगा टाइम, लेकिन चल रहा है बस अभी सिस्टम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए बेटा, कल का मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें थ्योरी वाला पार्ट था, जिसमें मैंने अम्लों के बारे में बताया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और किस किस प्रकार के अम्लीय क्षार होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब आप लोगों को बेटा जी ये बताना है मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई आप लोगों का जो कल वाला लेक्चर है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या नहीं। और जनाब बता दें ऐसा क्लियर होगा कि नहीं हो गया। क्या तुमको तुमको छोड़ के मेरे को लेक्चर फिर पाकिस्तान वालों को भेजना पड़ेगा? बताओ, वो इंडिया वालों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, कर लिए क्लियर। ओके ओके। अब देखें, और जनाब अब देखें, कल ना पर मैंने देखा था बेटा, उसमें क्या बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं पीवाईक्यू देखते हैं तो उसमें ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा अम्ल पारबल अम्ल होगा और कौन सा अम्ल जो है दुर्बल अम्ल होगा, ऐसा पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले चीज देखिए भाई, यहां पर सबसे पहले चीज देखेंगे हम लोग यहां पर अम्लों की। ठीक है, अम्लों की लिखा नहीं जा रहा यार इससे। अम्लों तथा क्षारों की सामर्थ्य की तुलना। सामर्थ्य की तुलना। देखो भाई, अब मैं यहां पर थोड़ा कमेंट बंद करूंगा ताकि आपको समझा पाऊं। ठीक है, सामर्थ्य की तुलना, इसमें क्या होगा बेटा, कई सारे अम्ल दे रखे होंगे और ये पूछा जाएगा कि भाई उनमें से कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है। या कभी कभी क्षार दे रखे होंगे, ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रबलतम क्षार है, दुर्बलतम क्षार है। देखिए, एक नोट पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा बेटा। पहले जो जो मैं बताता चलूंगा, पहला पॉइंट क्या है, कोई अम्ल जितना अधिक, पर 1 मिनट का समय देना, ये ना लू कुछ तो है इसमें जो उठ रहा है, दूसरा दे देना। 1 मिनट दे दो बेटा, ये लिखने में ना कुछ दिक्कत हो रही थी तो राइटिंग आधी तो तुम्हें क्या लगता है मेरी राइटिंग खराब है? भाई साहब, राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया है। ये तो सिस्टम सा थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ऐसा कि पेन घिस जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये ठीक है। अब देखो बेटा, अब ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखा था बेटा मैंने? ठीक है, कोई अम्ल जितना अधिक प्रबल होगा, जितना अधिक प्रबल होगा, ठीक है, कोई कोई अम्ल जितना अधिक प्रबल होगा उसका संयुग्मी क्षार, उसका संयुग्मी क्षार उतना अधिक दुर्बल होगा। ठीक है, ये एक तो नोट पॉइंट समझेंगे और आप कुछ आज अच्छी चीजें समझोगे, जो आपने पढ़ा है उसका यूज करना भी सीखोगे।
थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्रम है वो भी सिखाऊंगा। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए एक तरफ मेरे पास H2SO4 है और एक मेरे पास एसिटिक अम्ल है HCOOH ये है, और मैं इन दोनों में तुलना करूं बेटा किस किस की, संयुग्मी क्षारों के बारे में। इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा बेटा, H प्लस HSO4 माइनस, और इसका होगा बेटा क्या, H प्लस और प्लस के CH3COO माइनस। आपको ये बात तो याद होगा ना बेटा कि ये हमारे पास क्षार हुआ करते थे, क्योंकि प्रोटॉन ले लिया करते थे। ये भी हमारे पास क्षार होंगे क्योंकि प्रोटॉन ले लेंगे और वो बना लेंगे। तो प्रोटॉन लेने वाला क्षार होता है, प्रोटॉन देने वाला अम्ल होता है। कल मैंने आपको संयुग्मी अम्ल तथा क्षार पढ़ाया था। तो अगर इन दोनों में हमें बताना हो कि कौन अच्छा क्षार है, कौन बेस्ट क्षार है, तो हमें इनके अम्ल को कंपेयर करना पड़ेगा। अब आप ये मुझे बताइए, एसिड स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा है, कौन बढ़िया एसिड है? आप कहोगे सर जी इनमें प्रबल अम्ल ये है H2SO4। तो जब हम बात करेंगे अम्लीय सामर्थ्य, ये बोर्ड ही अलग है बेटा, अम्लीय सामर्थ्य जो होगी वो हमारे पास H2SO4 की ज्यादा होगी एसिटिक एसिड से। और जब हम लिखेंगे बेटा क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, तो वो हमारे पास क्या होगी बेटा कि HSO4 माइनस की कम होगी, और एसिटिक एसिटेट का जो ये होता है एसिटेट आयन, इसके अच्छा क्षार कहलाएगा। राइट। अब भाई फटाफट बताइए नोट करके कि क्या आप लोगों ने इस स्लाइड पर जो कुछ लिखा है उसको नोट कर लिया, हाँ या ना? क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया बेटा? हो गया? अब देखो बेटा एक और चीज, यहां पर ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य के बारे में। ये खाली है ना, कुछ बोला तो नहीं मैं सहज में डाल लेनी थी, मैंने बोला था कोई बात नहीं। देखो बेटा, अब यहां पर मैंने क्या कहा, ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। बेटा अगर थोड़ी सी आपको राइटिंग लगे ना अजीब सी है, तो आज थोड़ा बोर्ड चेंज है, इस वजह से ना वो चल नहीं रहा मामला। अब ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य, अब ये आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, इसको नए कॉन्सेप्ट को सीखने में आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? उसमें क्या है जरा देखो बेटा, नोट पॉइंट ये है, ग्रुप 15 को छोड़कर, ग्रुप 15 को छोड़कर, बस ग्रुप 15 को छोड़ दें आप, उसके अलावा ग्रुप 15 को छोड़कर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ वो समानुपाती होगी ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीकरण संख्या के, और ऑक्सीकरण संख्या के भी ग्रुप को छोड़कर, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती होगी ऑक्सीडेशन नंबर के, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो तब बेटा समानुपाती होगी विद्युत ऋणात्मकता के। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी दूसरे नंबर पे, वो ज्यादा अम्लीय होगा। आप कहोगे सर जी आप क्वेश्चन करके दिखाओ, ऐसे बात नहीं बन रही। मैंने कहा देखो पहला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, ठीक है? मैंने कहा भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये HClO4 HClO3 HClO2 और HClO कह लो या HOCl कह लो। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ये बेटा नीट का PYQ है, अम्लीय सामर्थ्य का आया था, चाहे मैं इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह दूं और चाहे इसको बेटा मैं ऑर्गेनिक में इसमें फिजिकल में कह दूं। अब क्योंकि मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सिखाई हुई है, तो यहां पर आप क्लोरीन के पहला केस क्या होगा कि आपको ऑक्सीकरण संख्या ही देखनी है।
जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने यहां पर समानुपाती में लिखा है, वो हमारे पास ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। तो यहां पर अगर मेरे पास, मुझे पता है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 है, इसकी +5 आएगी, निकाल के देख लो, इसकी +3 आएगी, इसकी +1 आएगी। तो जब हमारे पास अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखना होगा, हमें अम्लीय सामर्थ्य का बेटा जी क्रम लिखना होगा, तो मेरे पास आएगा HClO4 सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है, HClO4, फिर उसके बाद HClO3, फिर उसके बाद HClO2 और HOCl कह लो या HClO कह लो, ये लास्ट में आएगा। तो मुझे बताइए बेटा, क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, यस और नो? ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आपने देखा कि जहां पर ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी केंद्रीय परमाणु की, वहां पर आपके पास जो ऑक्सो अम्लों में एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी बेटा, ठीक है। थैंक यू। बता रहा हूं ना कैसे क्या। अरे बेटा मैं एक टाइम पे इनऑर्गेनिक भी पढ़ाता था, ऑर्गेनिक भी पढ़ाता था। तुम्हारे बैच में मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूं, बाकी शायद कोई अर्जुना भी बैच होगा इस बार 2.0, उसमें मैं ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं वो सारी चीजें जो भी आपके काम की हो सकती है, ठीक है, जो भी आपके काम की हो सकती है, जो लॉजिकली समझाई जा सकती है, उसको मैं उतार देता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने ये क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, मैं मान रहा हूं दिक्कत हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2, HClO4 H2SO4 H3PO4, ये 3 ऑप्शन है, 3 एसिड दे रखे हैं आपको। आप इसका अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य बताइए क्या होगा। और इसको भी बेटा ग्रुप 15 रहने दो, आप यहां पर लिखना ग्रुप 15 को छोड़कर ना, ग्रुप 15 को भी हटाओ आप, बस फास्फोरस के ऑक्सो, फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों को छोड़कर। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल क्या होंगे, जब सारे फास्फोरस के होंगे। अगर फास्फोरस किसी के बीच में आएगा तो भी नहीं, जब फास्फोरस के बाकी सब में होंगे तो। बाकी जो ये याद रखोगे तो बेटा आपका आंसर भी आ जाएगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का जो क्रम होगा बेटा, अरे ओ गधो, नालायको, बदतमीजो, बेशर्मो, मैंने आपको ये बताया था, चाहे आप इसको HClO लिखो या HOCl लिखो, बात एक ही है, दोनों में ही ऑक्सीकरण संख्या +1 है बेटा। चाहे HClO लिख दो, HClO लिख दो, अबे इसका एक्चुअल में HOCl ही होता है, ये वो तो HClO मैंने लिख दिया था। यहां पर देखो, यहां पर पता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा जी, 7 है, यहां पर क्या ऑक्सीकरण संख्या 6 है, और यहां पर क्या ऑक्सीकरण संख्या 5 है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना आंसर लिख देना। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर HClO4 सबसे प्रबल होगा, फिर H2SO4 होगा, और फिर हमारे पास H3PO4 होगा, ठीक। ये तो हो गया एक क्वेश्चन भाई, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन देखो, H2SO4 H2SO3 H2SO4 H2SO3 HClO4 HClO3, इसमें आपको अम्लीय सामर्थ्य बताना है, अम्लीय सामर्थ्य बताना है बेटा। क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा बेटा?
ऑक्सीजन संख्या निकालनी आती है ना आपको? देखो ऑक्सीजन संख्या निकालनी आती है बेटा आपको, कैसे निकालोगे? इसका +6, इसका +4, इसका +7 और इसका बेटा +5 आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल होगा हमारे पास HClO4, फिर होगा H2SO4, फिर होगा हमारे पास HClO3, फिर होगा हमारे पास H2SO3। किस किस का मैच कर गया बेटा? किस किस का मैच कर गया बेटा? ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, जहां पर ऑक्सीजन संख्या ज्यादा होगी वहां पर आपका प्रबल अम्ल होगा, केंद्रीय परमाणु के केस में। राइट, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, यहां पर मैंने लिखा HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3 और बेटा HClO4। देखो कितने सारे दे दिए, कितने सारे दे दिए, ये मैंने मिक्स करके दे दिए। कोई 15वें ग्रुप का, कोई नाइट्रोजन का है, कोई सल्फर का है, क्लोरीन का है, कोई अलग अलग तत्वों के दे दिए। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन संख्या देखनी है बेटा, ऑक्सीजन संख्या के आधार पर देखना है पहले। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे +5 आएगी, +3 आएगी, +6 आएगी, +4 आएगी, +7 आएगी। कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां पर जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, अम्लीय सामर्थ्य की बात करोगे बेटा, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा? HClO4 सबसे प्रबल, H2SO4 उसके बाद, HNO3 उसके बाद, H2SO4 उसके बाद, H2SO3 उसके बाद, और सबसे दुर्बल होगा यहां पर HNO2। किस किस का मैच हो गया बेटा? किस किस का मैच हो गया बेटा? आ गया समझ? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है जनाब? क्लियर है? देखो अब देखें, यहां पर देखें, HClO4, HbRO4, HiO4। अब इस बार क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इस बार क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। 3 अम्ल हैं जिनको मुझे कंपेयर करना है, किसके हिसाब से? एसिडिक स्ट्रेंथ का हिसाब। ध्यान दो, मैंने कमेंट बंद करे हैं। इसकी ऑक्सीजन संख्या +7, इसकी ऑक्सीजन संख्या +7, इसकी ऑक्सीजन संख्या +7। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, यहां पर स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला, यही था क्या? हाँ ये था, कि सबसे पहले आप जो अम्लीय सामर्थ्य होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करेगी, ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करेगी। अगर ऑक्सीकरण संख्या बराबर आ जाए फिर हम देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता, और विद्युत ऋणात्मकता भी मैंने समानुपाती में ही रखी है, व्युत्क्रमानुपाती में नहीं रखी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, है ना, उतनी ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। अब इसमें हमने देखा कि भाई हम ऑक्सीकरण संख्या से तो डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं, अब यहां पर हम क्या करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर देखेंगे। अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तुलना करूं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तुलना करूं मेरे दोस्तों,
तो आप मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो पढ़ने वाले, हम जानते हैं ना ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और नीचे से ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है आवर्त सारणी में। तो क्लोरीन क्योंकि यहां पर विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बेटा, क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा बेटा, वो हमारे पास क्या होगा, HClO4, HBrO4 और HiO4। आज आप लोगों ने कुछ अलग सीखा है बेटा, जो आपने पहले कभी इनऑर्गेनिक में या पी ब्लॉक में भी नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो जो आपने सीखा है ना, इसको आप मजे लो इस चीज के, पढ़ाई करके कुछ तो फायदा मिल रहा है, दिमाग तो बढ़ रहा है। नहीं, वॉइस तो बेटा मैं बहुत तेज तेज चिल्ला रहा हूं यार, ऐसा ना करें, देखें जनाब, ऐसा ना करें। अब देखें, ओए इधर देखें। ये मैंने ग्रुप के अकॉर्डिंग करवाया है, ग्रुप। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 क्वेश्चन देखें। और मैंने कहा है H2SO4, H2SeO4 और H2TeO4। आप लोग जानते होंगे ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये तत्व होते कि नहीं होते बेटा? तो आप लोग तो जानते होंगे ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। तो अब आप खुद देखना कि जब आप ऑक्सीकरण संख्या चेक करोगे इन सब की, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा बेटा, इसकी +6 आएगी, +6 ही इसकी आएगी, +6 ही इसकी आएगी, +6 ही इसकी आएगी। तो हम लोग जब यहां पर अम्लीय सामर्थ्य की बात करेंगे, अम्लीय सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे, तो अम्लीय सामर्थ्य का जो ऑर्डर आएगा, सल्फर ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा इनमें, तो H2SO4, H2SeO4, H2TeO4। ठीक है भाई, चलो बोल देता हूं बेटा एक बार। अच्छा, आपने ऐसा स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा यहां पर, अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 7 आपने पढ़ा होगा, HNO3, H3PO3, H3PO4 सॉरी, H3ASO4। ये 3 का आंसर दे दो आप। ग्रुप लिए वो है नाइट्रोजन वाले फैमिली के हैं, आप लोग जानते होंगे ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये ऐसे तत्व होते हैं। आप देखोगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +5 है, फास्फोरस की भी +5 है और आर्सेनिक की भी +5 है। यानी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है ना? हम नहीं बता सकते कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है, पर विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, आर्सेनिक की सबसे कम होगी, तो ये दुर्बल होगा या प्रबल होगा। तो जब यहां पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जब ऑर्डर लिखोगे आप, तो हमारे पास आएगा HNO3 सबसे ज्यादा प्रबल, फिर हमारे पास H3PO4, फिर H3ASO4 सबसे दुर्बल है इनमें। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कुछ तो यूनिकनेस आपको पता लगी कि नहीं लगी? यस और नो? भाई थोड़ी ना वॉइस लो आ रही है, वॉइस थोड़ी लो जा रही है, आवाज कम। एक मिनट में बता देता हूं, ठीक है?
वॉइस वॉइस थोड़ी को कम जा रही है बच्चों के पास। हाँ देखो बेटा, डन भाई। अब देखो यहां पर आगे कहानी क्या है, आगे कहानी देखो बेटा। अब मैंने विशेष करके बस एक चीज पढ़ानी, वो है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, अलग से बेटा जो मुझे बताने हैं वो है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, बाकी किसी और के लिए नहीं है, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, एक तो यार ये बोर्ड अजीब है, उसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या को व्युत्क्रमानुपाती मानना है, यानी ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी वो अम्ल उतना दुर्बल होगा। आप लोगों ने कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अनुनाद, प्रेरण प्रभाव, अतिसंयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग ये बात जानते होंगे कि वहां पर अम्ल की सामर्थ्य, क्षार की सामर्थ्य कराई जाती थी। लेकिन कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन रह जाता था कि अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अम्लों को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षारों को तुलना करें, कंपेयर करें, क्या करें बेटा, तुलना करें, कंपेयर करें, तो उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे सर, यह बात हमें बताओ। तो बहुत सारे लोग ये कह देते थे कि भाई देखो ऐसा है, सुनो, अगर आप बात करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, आपको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा, दैट्स इट। पर आज आपने देखा होगा कि वहां पर लॉजिक है, और लॉजिक हमारे कामयाब भी हुए, उनसे सही उत्तर भी आए। अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, और क्योंकि मैंने यहां पर इसको थोड़ा अपवाद के हिसाब से बताया कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रीजन मुझे नहीं पता है, मैं बता नहीं रहा, मुझे रीजन पता है, पर फिर मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढंग से घुसना पड़ेगा, फिर मुझे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर मैं आपको अनुनाद के बारे में बोलूंगा। अब मैं वो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप देख लेना फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों को, कि जिसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी वो दुर्बल होगा। उदाहरण के लिए देखिए, अगर मेरे पास है H3PO4, फिर है H3PO3, H3PO2, ठीक है, ये है H3PO2। अब ये हमारे पास 3 अम्ल आए, और इनकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो यहां पर होगी बेटा +5 ऑक्सीकरण संख्या, यहां पर +3 होगी, और यहां पर होगी +1। अब यहां पर जब आप लिखोगे भाई एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ दोस्तों, तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों में, क्योंकि सिर्फ फास्फोरस की बात कर रहा हूं मैं, तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास कम होगी वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इस बार उल्टा है। तो हम लोग कहेंगे बेटा H3PO2, H3PO3, H3PO4, H3PO4। नोट करिए बेटा, अब ये नया चैप्टर तो स्टार्ट हो गया बेटा, अभी आयनिक साम्य स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। करिए भाई, मेरी सैलरी कितनी, मेरी सैलरी बहुत है बेटा, ऊपर वाला जितनी दे रहा है सब ठीक है। हाँ, लेकिन तुम लोग ये मत सोचा करना भाई कि हिंदी मीडियम वाले टीचरों की सैलरी कम होती है, हमारे पे ध्यान नहीं दिया जाता, ये सब कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सैलरी है, बहुत सैलरी है, ऐसा नहीं। इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं, हिंदी इंग्लिश बहुत बहुत लेते हैं हम, ठीक है, पर सैलरी मेन मोटो नहीं होता, ठीक है। समर्पण तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा है। अगर मान लो मैंने सैलरी भी लेता हूँ मैं ज्यादा, तो ध्यान रखना कि समर्पण भी सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए मेरा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कम भी हो जाएगी सैलरी तब भी चलेगा तुम्हारे लिए, लेकिन समर्पण कम होता कभी नजर नहीं आएगा।
तो भाई अब ये तो थे अम्लों के बारे में, क्षारों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है। अगर चाहता हूं तो मैं पढ़ा देता, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आना पड़ेगा, मुझे किस में बेटा जी, मुझे आना पड़ेगा इस वाले चैप्टर के अंदर। अब मैं यहां पर ना बहुत सारे बच्चों ने ना बहुत सारे नाम सुने होते हैं बेटा, पीएच नाम सुना होता है, पीओएच नाम सुना होता है, पीकेए नाम सुना होता है, पीकेबी नाम सुना होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, गणित है, जिनको मैं पढ़ाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, देखिएगा प्लीज। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉपिक या बिंदु कह लो, जो आगे चल के आपको काम आएंगे। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई भी चीज है, कोई भी नाम है, एक्स है, पारुल है, कुछ भी है, जैसे किसी का नाम पारुल है, ठीक है, किसी का नाम पारुल है, किसी का नाम नवीन है, ठीक है, किसी का नाम अंशु है, किसी का नाम कुछ भी होता जाए, कोई भी नाम हो। अगर हमने उस नाम के पीछे, उस नाम को के पीछे हमने माइनस के लोग ऑपरेट कर दिया, माइनस के लोग ऑपरेट कर दिया, माइनस के लोग ऑपरेट कर दिया, समझे ना, किसी भी नाम के पीछे अगर हमने माइनस लगा दिया तो वो बन जाता है बेटा पी की पावर। अब ये क्या हो गया, पी पारुल, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, पी नवीन, ये क्या हो गया हमारे पास, पी अंशु, ठीक है, कोई भी नाम हो आपका। अब जैसे इधर देखो बेटा, आपको लग रहा होगा सर तो कुछ भी समझा रहे हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, अगर गधा होगा कोई, सर जी लड़कियों के नाम आपने इतने अच्छे अच्छे लिखे, हमारा नंबर आया तो आपने गधा घोड़ा ये बोलना चालू कर दिया, अच्छी बात नहीं है। मैंने देखो भाई, अगर कोई गधा है और गधा के ऊपर मैं मैथ्स का फलन लगा रहा हूं, माइनस के लोग, फलन क्या होता है, ऑपरेटर, तो माइनस के लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी गधा। मेरे पास क्या होगा बेटा, मेरे पास है हाथी, हाथी, इसके ऊपर मैंने माइनस के लोग लगा दिया, तो ये क्या होगा बेटा जी, पी हाथी। आप कह रहे हो सर जी भैंस को भैंस, मैंने कहा भैंस भी लो तुम, भैंस, इस पर माइनस लोग ऑपरेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, पी भैंस। तो अब तुम तो ये समझ गए होंगे कि जो कोई भी फलन हो, अगर उसके पीछे माइनस लोग लगा है तो वो पी की पावर में चला जाता है, राइट। ये तो मैंने एक साधारण उदाहरण दिया आप लोगों को, लेकिन अगर जब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, अपने सब्जेक्ट की, तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप H प्लस की सांद्रता देखोगे, जब आप OH माइनस की सांद्रता देखोगे, जब आप बेटा जी आयनिक प्रोडक्ट यानी KW की सांद्रता देखोगे, आप बेटा अम्ल के वियोजन स्थिरांक की सांद्रता वो देखोगे, सॉरी आप इसके KB को देखोगे, आपने विलेयता गुणनफल KSP पढ़ा होगा। अब आप यहां पर माइनस के लोग ऑपरेट कर दो किसी के पास भी, अगर आप यहां पर लिखते हो माइनस के लोग, तो ये हो जाएगा PH, क्योंकि H यहां पर चला गया P की पावर में। अब यहां पर आपने माइनस लोग ऑपरेट कर दिया, तो ये बन गया बेटा जी POH। अगर आपने बेटा यहां पर माइनस के लोग ऑपरेट कर दिया, तो ये बन गया PKW। अगर आपने बेटा जी यहां पर माइनस के लोग ऑपरेट कर दिया KA पर, तो ये बन जाएगा बेटा PKA। अगर आपने KB पर माइनस के लोग ऑपरेट कर दिया, तो ये बन जाएगा बेटा PKB, ठीक है जी। अगर आपने KSP पर माइनस लोग ऑपरेट कर दिया पहले, तो ये बन जाएगा PKSP, PKSP। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई बेटा, यस और नो, बेसिक चीज समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना। हाँ बेटा, ये वाला पार्ट आयनिक साम्य का पार्ट है। अब हमारे पास आयनिक साम्य चलने वाला है, आयनिक साम्य चलने वाला है। अब आयनिक साम्य चलने वाला है बेटा। एकदम क्लियर है जनाब। देखो मुझे यार सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलना है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्लैरिटी देनी है, क्लियर है कि नहीं है, तभी मुझे आगे मजा आएगा।
देखो भाई, और जनाब अब आगे बढ़ लेते हैं, कमेंट बंद कर देते हैं, थोड़ा जल के बारे में जानते हैं। क्योंकि जल हमारे पास क्या होता है, यहां पर एक न्यूट्रल विलायक होता है। जल के अंदर ही हम चीजों को घोलते हैं, जलीय विलयन की हम बात करते हैं, उसी के अंदर हम क्या चेक करते हैं बेटा, पीएच वगैरह निकालते हैं। तो जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जल की बात करूंगा मैं, जल यानी H2O, इसके बारे में बात बताऊंगा। तो मैं पहला पॉइंट तो ये कहूंगा बेटा, पहला पॉइंट क्या होगा बेटा जल के बारे में, H2O जल एक अति दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इतना दुर्बल कि इसके लगभग 55.56 लाख अणुओं में से कोई एक आध अणु ही टूटता है, लाखों में से कोई एक अणु ही टूटता है। तो जब हम H2O की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर देखना आप लोग, H2O जो है H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि ये अति दुर्बल है, तो मैंने आपको बताया था जो भी दुर्बल आपके पास विद्युत अपघट्य होंगे या अति दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे, उनके आयनित आयनों और अनायनित अणुओं के मध्य एक साम्य होता है। तो हमने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, ऐसे रिवर्सिबल का साइन लगा दिया। अब जब हमारे पास कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो उस पर एक अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं साम्य अवस्था। तो हम लोगों ने क्या कहा बेटा, हमने क्या कहा बेटा, साम्य अवस्था पर क्या हुआ भाई, साम्य अवस्था पर हम लिखेंगे यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी के इक्विलिब्रियम बराबर H प्लस की सांद्रता, OH माइनस की सांद्रता और H2O की सांद्रता। आज मैं आपको H2O की सांद्रता निकालना सिखाऊंगा अलग से, और ये भी बताऊंगा कि H2O की सांद्रता जो है उसका मान क्या होता है। देखिए बेटा, H2O को अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है H2O की मोलर सांद्रता, ठीक है, H2O की मोलरता, और मोलरता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि 1 लीटर में कितने मोल होंगे। माना आयतन हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml। चूंकि साधारण अवस्था में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है जल का वो होता है 1 ग्राम प्रति ml। अगर आपको भार ज्ञात करना हो बेटा तो घनत्व गुणा आयतन करना पड़ेगा। घनत्व कितना है बेटा 1, आयतन कितना हमने मान लिया 1000 ml, तो हमारे पास आ गया 1000 ग्राम। और क्योंकि हमने 1 लीटर के अंदर सारे डेटा निकालना है कि एक, जब यही इसका मतलब ही होता है क्या बेटा, H2O की मोलर सांद्रता, यानी 1 लीटर में कितने मोल। तो हमने आयतन को 1 लीटर मान के उसके आगे मोल कैलकुलेट करेंगे, वही उसकी मोलर सांद्रता हो जाएगी, राइट। तो भाई जब हमारे पास जल के हमें भार आ गया, मुझे क्या निकालना है, जल के मोल, फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो ये हो गया 1000 बटे 18 बराबर 55.56, ये मोल आ गए। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, H2O की मोलरता ज्ञात करनी है। फॉर एग्जांपल H2O की मोलरता, तो मुझे H2O के मोल लिखने पड़ेंगे यहां पर, और टोटल आयतन जो भी मान रखा है वो, तो मोल तो आए बेटा जी 55.56, आयतन आया 1 लीटर, तो बेटा 55.56 मोलरता हो गई ना। H2O का मान, H2O के एक्टिव मास का मान क्या हो गया, 55.56 आ गया। अब तुम लोग ये सोच रहे होते कि सर जी आपने ये 55.56 कहां से लिखा है, तो मैंने प्रूव करने के लिए दिखाया है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, नियतांक होता है H2O, ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूं भाई इधर, ठीक है, ठीक है, इधर बढ़ा रहा हूं भाई मैं, वापस से कंटिन्यू, समझना, कंटिन्यू कर रहा हूं पिछले वाली स्लाइड का। तो यहां पर क्या था बेटा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसमें जब H2O का गुणनफल करोगे
तो H प्लस और OH माइनस की सांद्रता इसके बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि ये भी एक मान है 55.56, जब एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट, KWH प्लस और OH माइनस की सांद्रता। अब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया, ठीक है, यहां पर मैं लिख भी रहा हूं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW का मान आया बेटा वो आया 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14, और तथा 90 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करेंगे तो आया 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12। ये बेटा नोट करना है। बहुत सारे बच्चों को क्या गलती होती है कि वो सिर्फ एक ही बात याद रखते हैं 10 की घात माइनस के 14, जिसको हम लोग जल का आयनिक गुणनफल भी कहते हैं, राइट, जल का आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। पर यह भी ध्यान रखना है कि जल का आयनिक गुणनफल हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस पर जो KW का मान होता है बेटा वो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12 भी होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, जल का आयनिक गुणनफल। KW को हम क्या बोलेंगे, क्या है बेटा ये क्या है, जल का आयनिक। अच्छा सुनिए भाई, ये चीज जो मैं करवा रहा हूं ये किसी चीज को प्रूफ कराने के लिए करा रहा हूं। आप ये मत सोचना कि नीट में हमें इसका लोड लेना है, पहले कुछ सीखने के लिए मैं करा रहा हूं। जैसे तुम सीख जाओगे उसके बाद डेरिवेशन याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हां जो पॉइंट मैं लिखवाऊंगा वो अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने उतने डिटेल में 11वीं में नहीं पढ़ा होता, और अभी भी मैं एकदम डायरेक्ट ट्रिक से करवा दूंगा तो बच्चों के सर के ऊपर से जाता है कि सर जी कैसे क्या कर दिया। वापस से समझने की कोशिश करिएगा। यह बात हमें पता है कि जल ऐसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस टूटता है, ये बात क्लियर है। साम्य अवस्था पर यह भी होगा, यह भी बात पता है। यह भी एक कांस्टेंट है और यह भी एक कांस्टेंट है। अब यह कांस्टेंट होता है जल की मोलर सांद्रता, यानी मोल प्रति लीटर में सांद्रता, मोल प्रति लीटर। तो हमने 1 लीटर मान लिया जल में कि भाई एक जल में कितने जल के अणु होंगे, तो हमने H2O की मोलरता के लिए माना V 1 लीटर है। एक लीटर का मतलब 1000 ml है। और हमें यह भी पता है कि साधारण अवस्था में यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वाटर की वो 1 ग्राम प्रति ml होती है। भार अगर आप निकालोगे घनत्व गुणा आयतन से तो 1000 ग्राम आ जाएगा। अणुभार से मल्टीप्लाई करोगे 55.56 मोल आ जाएंगे। और अगर आपको सांद्रता ज्ञात करनी हो दोस्तों तो मोल बटे आयतन, मोल आपके पास 55.56 है, आयतन आपके पास 1 लीटर था दोस्तों। आयतन कितना था आपके पास, 1 लीटर था, डिवाइड करा 55.56 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ बेटा हमारे से। आएगा क्यों नहीं आएगा बेटा, मेरा ना प्रेशर मतलब बन जाता है भाई साहब गुस्सा मारने का। तू मेरे सामने हो ना फोड़ दूं धर के। अबे मैंने क्या कहा, तू कैसे गिव अप कर सकता है यार, और गिव अप करने के बाद तू इस क्लास में बैठ सकता है। या तो समझने की ट्राई कर, ठीक है, या कॉन्सेप्ट को पूरा होने दे। जब कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए तो मैं न्यूमेरिकल कराऊं, तुझसे जब ना बने तब कहना समझ नहीं आया। आज तू मुझे आज की डेट पे ये बोलते कि मोल अवधारणा समझ नहीं आया था, मैं मानूंगा आज, उस दिन नहीं मानूंगा जिस दिन पढ़ा रहा हूं। अबे उस दिन तो अभी मैंने पूरा ही नहीं करवाया ना, अभी तो तेरे को दिखा रहा हूं। तुझे हां में हां भरनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और जहां पर चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो लिखनी भी पड़ेगी। मैं सिर्फ गाने नहीं गाता रहूंगा। ये बायोलॉजी समझा हुआ है कि तुमने कि बस कहानी सुनाओ, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं भाई, देखो सिंपल ही बात, कभी तुम दिल पे ले लो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की आप इज्जत नहीं करते हो। हम गणित वाले हैं, हमने दिमाग खोल के रखे हुए हैं, और तुम्हारे पास भी दिमाग होता है, हम ये नहीं कह रहे कि दिमाग नहीं होता, ठीक है, लेकिन वही बात है कि तुम्हें याद करने वाली मेमोरी तुम्हारी बहुत बढ़िया होती है। चीजें तुम्हें याद करने में बहुत मजा आता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, हमें नहीं आता।
हम नहीं पढ़ते भाई, हमें याद नहीं होता हमसे, पर हमें प्रूव करना आता है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आता है, लॉजिक हमें पता है। तो वही लॉजिक मैं आपको ऐसे बांट नहीं रहा हूं कि याद कर लो हो जाएगा काम। लॉजिक सिखाऊंगा, मेरा काम केमिस्ट्री का है, उसके हिसाब से पढ़ना। ठीक है, जब पूरा टॉपिक कवर हो जाए, जब आपका डेरिवेशन क्लियर हो जाए, तुम कहो ना कि सर समझ नहीं आया, तब मैं रिपीट भी करता हूं, बहुत बार रिपीट करता हूं, पर बीच में नहीं कि एक लाइन लिखी नहीं, एक लाइन लिखी नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बड़ा पापा 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 ये करूंगा मैं, गधे कहेंगे। और जबकि 2 बार बता दी ये बात। करिए भाई नोट, ये लिखना हो तो ये भी लिख लो फटाफट। ओ पायजान को गुस्सा आ जाता है बेटा, पायजान जेई वालों को भी पढ़ाते हैं ना, इसलिए टेम्परामेंट हाई हो जाता है, लो हो जाता है, कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है। अब देखें, अब देखें, यह आपने नोट कराना था, ठीक है, आपने फिर यह भी लिखा होगा, यह भी कर लो फटाफट। जिन चीजों को मैं याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा ना बेटा, वो मैं पूरी चीजों की तरफ से कर दूंगा। अब देखिए यहां पर डिलीट मार दिया मैंने। अब आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो। जल क्या है बेटा? अति, एक तो ये पेन ऐसा हो गया ना, अति दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गया बेटा, अति दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये बात समझ में आई? अब यहां पर देखना, जल जब टूटेगा H2O, तो बेटा उसके आयनित आयनों यानी H प्लस और OH माइनस में टूटा मान लो, तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा? साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर जल का जो साम्य स्थिरांक होगा के इक्विलिब्रियम, वो होगा H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता और बटे H2O का सांद्रता। अब आपको ध्यान रखना है, चूंकि जो H2O का मान होता है ये होता है 55.56। प्रूफ तो मैंने करवा ही रखा है, मतलब ये पेन ऐसा हो गया भाई साहब, पेन भी नहीं चल रहा है यहां पे, ठीक है, 55.56 हो गया बेटा। सुनना मेरी बात को, प्रूफ मैंने करवाया था। तो ये भी एक नियतांक है, ये भी एक नियतांक है, तो बेटा यहां पर नियतांक को नियतांक से गुणा करेंगे तो एक नया नियतांक आएगा जिसको आप कहोगे KW, और KW किसके बराबर हो गया बेटा? H प्लस और OH माइनस के बराबर। जहां पर मैंने क्या कहा बेटा, जहां पर KW एक नियतांक है जिसका मान नहीं, नियतांक है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसे KW एक नियतांक है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा बेटा, है ना? अब इसके बाद आपने क्या करा होगा, मैंने कहा 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का जो मान होता है वो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 तथा, देखो ये लिखे स्पैन में दिक्कत है भाई यार, तथा 90 डिग्री सेल्सियस पर KW का जो मान है वो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12 होता है। ऐसा इसलिए भी हुआ, जरा समझिएगा ऐसा क्यों हुआ होगा बेटा, बताता हूं आपको मैं, ठीक है? ऐसा इसलिए हुआ कि जल का जब वियोजन हुआ होगा तो बॉन्ड टूटे होंगे,
मतलब भाई H प्लस OH माइनस ऐसे थोड़ा ही बनना होगा, बॉन्ड टूटे होंगे। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है ऊर्जा। तो ये क्या है बेटा, ऊष्माशोषी प्रक्रम हो गया। भाई जल का बॉन्ड तोड़ना ऊष्माशोषी प्रक्रम हो गया। ऊष्माशोषी प्रक्रम में जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, KW जब टेम्परेचर 25 से हमने 90 डिग्री पर किया तो टेम्परेचर बढ़ा ही तो बेटा वियोजन भी टूटेगा, वियोजन भी बढ़ेगा। तो KW का मान पहले क्या था, 10 की घात माइनस के 14, अब क्या है बेटा 10 की घात माइनस के 12। तो वियोजन जो है बढ़ता है और KW का मान भी बढ़ेगा। अब यहां पर बात आती है पीएच स्केल के बारे में। क्या बात करेंगे बेटा, पीएच स्केल के बारे में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जब इसमें से कुछ भी, चाहे 1 माइनस के इसके टाइम 0 पर कोई भी मान हो, 1 मोल ले रहे हो, एक में से अल्फा, तो इसके जितने मोल बनेंगे उतने ही OH माइनस के बनेंगे। ये तो क्लियर है कि जब जल का वियोजन होता है बेटा, तो जितने मोल H प्लस के होते हैं उतने ही मोल OH माइनस के होंगे। जितनी सांद्रता H प्लस की होती है उतनी ही OH माइनस की भी होंगी। तो हम यहां पर ये कहेंगे बेटा, शुद्ध जल में, ठीक है, शुद्ध जल में, शुद्ध जल में H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता बराबर होती है। अब देखना बेटा, यहां पर पीएच स्केल बढ़ा रहा हूं मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। मेरे को ना, देखो भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या लिखेंगे, KW बराबर होता है H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता। अब जहां पर OH माइनस है वहां पर हमने H प्लस रख दिया, क्यों, क्योंकि शुद्ध जल में दोनों बराबर होते हैं। और KW का मान होता है बेटा 10 की घात माइनस के 14। तो यहां पर H प्लस की सांद्रता इंटू में H प्लस की सांद्रता, दोनों का वर्ग कर दोगे तो 10 की घात माइनस 14 बराबर H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता, इसका वर्ग हो गया। तो यहां से जब H प्लस की सांद्रता निकालोगे तो वो आ गई हमारे पास 10 की घात माइनस के 7। क्या आ गई बेटा हमारे पास, 10 की घात माइनस के 7। अब देखो यहां पर, जब आप यहां पर जल की पीएच निकालोगे, एक बात ध्यान रख लेना, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं पक्की बात, आपके पास चाहे जल हो, चाहे आपके पास परबल अम्ल हो, चाहे आपके पास दुर्बल अम्ल हो, चाहे आपके पास परबल क्षार हो, चाहे आपके पास दुर्बल क्षार हो, चाहे आपके पास बफर विलयन हो, चाहे आपके पास लवण का विलयन हो, अगर आपको पीएच निकालनी है तो आपको फोकस करना है H प्लस की सांद्रता या OH माइनस की सांद्रता पर। चाहे तो H प्लस की सांद्रता निकाल लो, चाहे OH माइनस की सांद्रता निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, यहां पर हम लोग जब यहां पर माइनस के लोग लेंगे, क्योंकि H प्लस की सांद्रता आ गई है, तो मैंने एक तरफ लिया माइनस के लोग H प्लस की सांद्रता, यहां पर लिख भी रहा हूं, यहां पर माइनस लोग दोनों ओर, माइनस लोग लेने पर, दोनों ओर माइनस लोग लेने पर, तो यहां पर लिखूंगा माइनस के लोग H प्लस की सांद्रता बराबर माइनस के लोग, ये कितना आया बेटा, 10 की घात माइनस के 7, 10 की घात माइनस के 7। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले वो गधा गधी भैंस करवाया था, वो ऐसे थोड़े करवाया था, क्योंकि H के पीछे माइनस लोग लगा है तो P के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया बेटा PH, और 7 आगे आएगा, -7 जब आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 लोग 10, लोग 10 का मान होता है 1। जो पानी की पीएच आई 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितनी होगी बेटा, 7 हो गई। कितनी होगी बेटा, पानी की पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 हो गई। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दोस्तों, यहां तक तो आ गए होंगे ना, यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई, फटाफट फटाफट बताइए। क्लियर है, नोट भी हो गया, बहुत बढ़िया।
आपको याद होगा ये समीकरण देखो, ये बार बार समीकरण आ रही है। इससे मैं पानी की पीओएच और पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा बेटा। मैं किसके बारे में बात करूंगा? पीएच और पीएच स्केल के बारे में। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट 1, चूंकि या कह लो आप रुक जाओ, 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच स्केल, सुना होगा ना पीएच स्केल। अरे यार ये तो एक मार्कर और बोर्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया ना, इसमें पानी वानी छिड़कना पड़ेगा, पानी वानी छिड़क दिया तो वो हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच स्केल। देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं चूंकि पीएच, ठीक है, चूंकि H प्लस की सांद्रता OH माइनस की सांद्रता बराबर क्या होता है हमारे पास? KW का मान होता है बेटा। दोनों साइड हमने माइनस के लोग ले लिए बेटा, तो माइनस के लोग H प्लस की सांद्रता OH माइनस की सांद्रता, ठीक है, और बराबर माइनस के लोग KW। तो यहां पर क्या होगा बेटा? माइनस के लोग H प्लस की सांद्रता माइनस के लोग OH माइनस की सांद्रता। अगर आपको लग रहा है कि मैंने क्या करा तो बता देता हूं, लोग M गुणा N, तो माइनस बाहर लोगे तो ये हो जाएगा लोग H प्लस की सांद्रता प्लस लोग OH माइनस की सांद्रता, कंफ्यूज नहीं होना बेटा आपको, है ना, और बराबर माइनस के लोग KW। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर हम पीएच स्केल बना रहे हैं, तो हमें तो पता है ना 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का क्या मान होता है? 10 की घात माइनस के 14। तो जब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के लोग H प्लस की सांद्रता और बेटा माइनस के लोग OH माइनस की सांद्रता, ये हो जाएगा प्लस के 14 लोग 10। तो ये बन जाएगा बेटा पीएच और ये बन गया बेटा जी POH बराबर 14। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पीएच स्केल होती है ना बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पीएच स्केल होती है वो होती है 1 से लेकर 14 तक। अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि अगर मेरे पास इस तरह की किसी विलयन की पीएच 7 है, ठीक है, या इसको आप जल भी मान सकते हो, जल जो है उदासीन विलायक होता है, जल पीएच 7 है तो वो उदासीन है, और ये स्टार्ट होगी बेटा 1 से लेकर 14 तक। तो अगर हमारे पास पीएच जो है उसका मान 7 से बड़ा है तो वो हमारे पास क्षारीय विलयन होगा, क्षारीय माध्यम होगा, और अगर बेटा पीएच का मान 7 से छोटा है तो वो हमारे पास अम्लीय माध्यम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि पीएच और पीओएच का योग किस पर बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 होता है, उदासीन पीएच 7 होती है, ठीक है। ये भी नोट करिए भाई फटाफट, अगर नोट हो गया हो तो। अब देखो बेटा, यही चीज अगर मुझे 90 डिग्री पर करनी पड़ती तो 90 डिग्री पर, ध्यान से देखिए अब शॉर्ट में 90 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं KW का मान होता 10 की घात माइनस के 12। हल वगैरह भी करते तो आपको यहां पर करना होता कि पीएच प्लस पीओएच का जो योग है वो 12 होता है इस बार, ठीक है। पीएच और पीओएच का योग क्या है बेटा? 12 होता। तो आपको ऐसे समझना होता कि भाई यहां पर हमारे पास ये जो इलाका है इस पर जब हमारे पास पीएच क्या होगी? हमारे पास 6 होगी। यहां पर हाईएस्ट पीएच 12 है और स्टार्टिंग 1 से होगी, और ये जो पीएच होगी बेटा ये H2O की होगी, मतलब आधी जो होती है H2O की होगी। तो ध्यान रखना, पीएच अगर हमारे पास 6 से
कम है तब वो होगा हमारे पास अम्लीय माध्यम। आधे बच्चों को क्या रहता है ना, परमानेंट याद, उनको हमेशा एक चीज रटी होती है कि जल की पीएच 7 है, जल की पीएच 7 है, जल की पीएच 7 है, जल की पीएच 7 है। अबे अंकल गधे, जल की पीएच 7 तब होती है जब साधारण ताप होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर तापमान 90 डिग्री पर लेके जाओगे तो पीएच का मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखिएगा, पीएच का मान क्या होगा, घटता है जल की, क्योंकि पहले 7 ताप 6 हो जाएगी न्यूट्रल। राइट और रॉन्ग? तो नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा बेटा, ताप बढ़ने पर ठीक है, H प्लस की सांद्रता बढ़ती है तथा पीएच कम होती है। ये बहुत यूनिक सी बात है जो इतना करने के बाद एक स्टेटमेंट आई। ठीक है, अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा। तो इस चैप्टर को ना पढ़ने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिसे परबल अम्ल और परबल क्षारों के विलयन, फिर बात आएगा परबल अम्ल तथा परबल क्षारों के मिश्रण के विलयन, फिर आएगा दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारों के विलयन, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों के मिश्रण के विलयन, फिर आएगा परबल अम्ल और परबल दुर्बल क्षार के विलयन, फिर दोनों के मिश्रण के विलयन। इस तरीके से ही जाके विभिन्न प्रकार के विलयन बनेंगे और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस अवस्था में वो किस तरह का विलयन होगा। तो एक एक करके डिटेल में चलते हैं। अब एक एक करके बेटा डिटेल में चलते हैं। पहले अब सोचिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा परबल अम्ल तथा परबल क्षारों के जलीय विलयनों की पीएच ज्ञात करना। हम पीएच की बात करेंगे भाई हम। तो मैंने कहा भाई ठीक है, पहला टॉपिक चल चुका है पीएच ज्ञात करना। ठीक है, पीएच ज्ञात करना हमारा मुद्दा ही चल पड़ा है, पीएच ज्ञात करना। ठीक है, पहला केस होगा परबल अम्ल तथा परबल क्षारों के विलयनों की ज्ञात करना। अब इसमें आपको एक बात मैं बता देता हूं, आपको सिंपली बात। अभी हम जो पीएच वगैरह निकालेंगे वो निकालेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी अगर 90 की भी दे रखी होगी तो निकाल लेंगे बाद में, लेकिन अभी इसे निकालेंगे। परबल अम्ल तथा परबल क्षारों की विलयनों की पीएच ज्ञात करना। अब देखना यहां पर, ठीक है, नोट पॉइंट हमने लिखेंगे यहां पर। सबसे पहले परबल अम्ल तथा परबल क्षार, ठीक है, 100% अपने संगत आयनों में वियोजित होते हैं। अर्थात उनके लिए अल्फा का मान 1 होता है। आप लोग जानते होंगे अल्फा का मान अगर 1 है तो 100% वियोजित हो रहा होगा। अब यहां पर मैं उदाहरण कराना चालू करूंगा बेटा, अलग अलग विलयन होगा। जैसे कि यहां पर दे रखा है पहला हमें दे रखा है बेटा क्या, 10⁻³ मोलर HCl विलयन की हमें क्या निकालनी है बेटा, पीएच ज्ञात करनी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंपल सी बात। मैंने आपको यह बताया था कि पीएच ज्ञात करने के लिए आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या बेटा जी, या तो H+ की सांद्रता या OH- की सांद्रता। तो इसके लिए हम लोग ये सीखेंगे कि यार ये सांद्रता जो दे रखी है HCl की दे रखी है,
और HCl जब टूटता है तो वो H प्लस और Cl माइनस ऐसे टूटेगा। हमको ये बात पता है कि अगर इसका हम 1 मोल लेते हैं तो इसका भी 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल बनता है, राइट। ऐसे रिलेट करेंगे। इससे हमें ये बहुत पता लगेगा कि अगर विलियन के अंदर अगर हमने 1 मोल HCl लिया तो उससे 1 मोल ही H प्लस बनेगा, यानी जो सांद्रता HCl की होगी वही सांद्रता H प्लस की होगी, राइट और रॉन्ग। वही सांद्रता क्या होगी, H प्लस की होगी बेटा। तो यहां से हम लोगों ने रिलेट किया कि H प्लस की सांद्रता बराबर होगी HCl की सांद्रता के बराबर। तो H प्लस की सांद्रता बराबर होगी 10 की घात माइनस के 3 के बराबर। और फिर हम यहां पर दोनों साइड माइनस लोग ले लेंगे, तो माइनस के लोग H प्लस की सांद्रता बराबर माइनस के लोग 10 की घात माइनस के 3। यह बन जाएगा बेटा पीएच, और बेटा आगे 3 आएगा, log 10 का मान होता है 3, तो ये तो चाहे लिख दो उसको आप 3 log 10, या पीएच बराबर हो जाएगा 3। ये था पहला न्यूमेरिकल। ये था बेटा पहला न्यूमेरिकल कि ए भाग जब आपको 10 की घात माइनस के 3 मोलर HCl विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए बोला गया। करिए भाई, हो गया। परवल अम्ल लिया गया है अभी इस बार। हाँ ये नया चैप्टर है भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम है साम्य ही लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम है। करते जाओ करते जाओ। देखो बेटा, हाँ हूं तो भाई बाहुबली, आ जाओ आगे देखो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के जैसा है। दूसरा क्वेश्चन है 10 की पावर माइनस के 4 मोलर HCl सॉल्यूशन की पीएच ज्ञात करो। आप फटाफट पीएच निकालो बेटा क्या होगी। इस बार तुम्हें निकालनी है, कमेंट मैंने बंद कर दिया और टाइम हो रहा है बेटा हमारे पास कितना, 2:23, 2:24 पर 25 सेकंड पर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। तब तक आप खुद करिए। 10 की घात माइनस के 4 मोलर HCl, हेलो क्या क्या सब्जी बना दो कुछ भी, उसमें करेले भी होंगे, वो बना दो और क्या बोलते हो सफाई कर देना। देखो भाई हो गया। देखो बेटा तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया भाई, जब HCl H प्लस और Cl माइनस ऐसे टूटेगा, हमें पता है कि 1 मोल अगर इसका होगा तो बेटा इसका भी 1 मोल होगा। इससे हमें अंदाजा लग गया कि जो सांद्रता इसकी है वही इसकी सांद्रता होगी बेटा। तो H प्लस की जो सांद्रता होगी बेटा, H प्लस की जो सांद्रता होगी वो होगी हमारे पास HCl की सांद्रता के बराबर। और ये दे रखा है 10 की घात माइनस के 4, दोनों साइड में हमने क्या लिया बेटा माइनस के लोग H प्लस की सांद्रता बराबर माइनस के लोग 10 की घात माइनस के 4, ये बन गया पीएच और ये आ गया 4 log 10 और पीएच बराबर आया होगा बेटा जी 4। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। पीएच का मान कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा इसी का दूसरा क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा मैं ट्रिकी बनाऊंगा। इस बार हमने दिया है भाई आपको थर्ड क्वेश्चन में 10 की घात माइनस के 4 मोलर H2SO4, ये भी परबल अम्ल है। ठीक है,
10 की घात माइनस के 4 मोलर H2SO4 विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने अभी शॉर्ट में दिए हैं। ठीक है, ये सॉल्व करिए बेटा। H2SO4 दिया है, H2SO4 दिया है, तो इसको पहले समझना भाई। ठीक है, इसको पहले समझना बेटा। अरे रुक जाओ यार, इधर देखो, इधर बेटा देखो, समझो। हमारे पास क्या होगा कि यही सांद्रता दे रखी है H2SO4 की। ठीक है, ये सांद्रता किसकी दे रखी है बेटा? H2SO4 की। अब हमारे सामने क्या होगा भाई, इधर से देखिएगा। H2SO4 जब टूटता है तो टूटने पर 2H प्लस और SO4 -2 ऐसे देता है। क्या बोला हमने? 2H प्लस और H2SO4 ऐसे देता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल अगर मैं इसका लेता हूं तो इसके 2 मोल बनेंगे और इसका 1 मोल। अब इनको रिलेट करिए, क्योंकि हमें फोकस किस पर करना है बेटा? H2SO4 पर और H प्लस पर। सोच के देखो, जिस विलयन में H2SO4 का 1 मोल है उसमें H प्लस के 2 मोल होंगे कि नहीं होंगे? सोच के देखो, है डबल है, तो जितनी सांद्रता H2SO4 की होगी H प्लस की सांद्रता उससे डबल होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर अगर आपको H प्लस की सांद्रता निकालनी पड़ जाए, H प्लस की सांद्रता, तो वो 2 गुणा H2SO4 की सांद्रता के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर आ गया है H प्लस की सांद्रता बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4, क्योंकि इसकी 10 की घात माइनस के 4 दे रखी थी। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड में माइनस के लॉग लो, और जब आप माइनस के लॉग ले लोगे, हल करोगे, तो बेटा पीएच का मान ज्ञात करिए। फटाफट करना बेटा ज्ञात, फटाफट। करो। और अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहीं पर जरूरत पड़े log 2 की, तो मैं लिख देता हूं यहां पर log 2 का मान 0.3। वैसे 0.3010 होता है, आप यहां पर 0.3 यूज कर लेना, 0.3। ठीक है, तो देखिए भाई, मैंने यहां पर दोनों साइड माइनस के log ऑपरेट करा, तो माइनस के log H प्लस की सांद्रता माइनस के log 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये बन गया बेटा पीएच। ये हो गया माइनस के log 2 माइनस के log 10 की घात माइनस के 4। log 2 का मान आ गया माइनस के 0.3, और ये हो जाएगा बेटा प्लस के 4 log 10। तो जब आप 4 में से क्योंकि 4 है प्लस का माइनस के 0.3 घटाओगे, तो हमारे पास आएगा 3.7। 3.7 आएगा बेटा पीएच। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे एसिड है जो एक से ज्यादा H प्लस देते होंगे और वो परबल है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। करिए, हो गया जनाब, हो गया आपका क्वेश्चन है। अब देखें, हां, अब देखो बेटा, देखो मैं तुम्हें अपनी सैलरी क्यों बताऊं, क्योंकि अब तो मुझे सैलरी इसलिए भी नहीं बतानी ना कि मुझे तुम्हें बताऊंगा फिर तुम कहोगे कि हमारे मास्टर जी की सैलरी ऐसी है, वो दिखने में ऐसे हैं, देख लो, अगर ब्याह करना चाहते हो तो कर लो, इसलिए तो पूछ रहे होंगे। हाँ, इसलिए ही पूछ रहे होंगे बेटा, पर कोई बात नहीं। इधर देखो आप, 4 नंबर हमारे पास, अगर मैंने कहा इस बार छार की है, ध्यान रखना,
क्षार से क्या करोगे आप, पीओएच निकालोगे और फिर 14 में से माइनस करके पीएच का मान ज्ञात करोगे। पीएच ही निकालनी है, लेकिन पहले पीओएच निकालेंगे और फिर आप क्या करोगे, जो भी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो बेटा 14 में से माइनस करोगे, टेम्परेचर नहीं दे रखा होगा तो 25 ही माना करते हैं, 14 में से माइनस करेंगे, पर अगर 90 डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा तब 12 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने क्या क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, चौथा क्वेश्चन हो गया ये। 10 की घात माइनस के 3 मोलर NaOH विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच बताइए क्या होगी, पीएच होगी। करिए इसको सॉल्व। टाइम हो रहा है बेटा अभी 2:31 जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, पहले आप करें इसको खुद। ठीक है, पहले आप करें फिर मैं कराऊंगा। हो गया, करो करो। तू ही है बंधु तू ही है। देखो बेटा आपने क्या करा होगा, बेटा NaOH एक प्रबल क्षार है, ये तो आपको पता है। जब ये टूटा होगा तो Na प्लस और OH माइनस ऐसे बना होगा। आपको पता है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल ही बनेगा। प्रबल वालों में तो मतलब 100% ही टूटता है। तो यहां से हमने दिमाग लगाया कि जब विलयन के अंदर OH के मोल NaOH के मोल के बराबर है, आयतन दोनों के लिए सेम ही होगा, तो इनकी सांद्रता भी बराबर होगी। तो यहां से हमने लिखा भाई कि जो OH माइनस की सांद्रता है वो हमारे पास NaOH की सांद्रता के बराबर है। अब NaOH की सांद्रता दे रखी है 10 की घात माइनस के 3। दोनों साइड आपने क्या ले लिया बेटा, माइनस लोग, तो माइनस के लोग OH माइनस की सांद्रता माइनस के लोग 10 की घात माइनस के 3, ये बन जाएगा बेटा POH और ये हो जाएगा बेटा 3 लोग 10, यानी इसका मान हो जाएगा 3। अब क्योंकि पीओएच का मान 3 आ गया और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और हमें पीएच निकालना हो बेटा, तो पीएच बराबर होगा 14 माइनस के पीओएच। तो 14 में से हम माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास आएगा 11। क्या समझ में आया आपको, पीएच 11 आ गया बेटा, यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों, यस और नो? 11 आ गया। बहुत ठीक। अब देखिए आगे बेटा, अब देखो बेटा यहां पर एक क्वेश्चन मैंने कराया, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे 10 की घात माइनस के 4 मोलर या 10 की घात माइनस के 4 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच क्या होगी। करिए बेटा इसको सॉल्व। टाइम स्टार्ट हो गया आपका, अभी हो रखा है हमारे पास 2:35 2:36 पर मैं इस क्वेश्चन का हल करवाऊंगा, तब तक आप खुद करिएगा। इस बार मैंने एक क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा कराया और 2 क्वेश्चन मैं बिल्कुल अलग करवाऊंगा, ठीक है।
चलिए ठीक है। देखो बेटा, 10 की घात माइनस के 5 मोलर के ओ एच विलियन की 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच क्या होगी? वेरी गुड। आपने क्या करा होगा, सबसे पहले के ओ एच को तोड़कर देखा होगा के प्लस और ओ एच माइनस में, परबल अम्ल है। अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो इससे 1 मोल के प्लस का बनता है और 1 मोल ओ एच माइनस का बनता है, जिससे हमें पता लग गया कि जितने मोल के ओ एच के हैं उतने मोल ओ एच माइनस के हैं। यानी ओ एच माइनस की सांद्रता वही होगी जो के ओ एच की सांद्रता होगी। और के ओ एच की सांद्रता दे रखी है 10 की घात माइनस के 5 बेटा। तो यहां पर ओ एच माइनस की सांद्रता, दोनों साइड माइनस के लोग लोगे तो माइनस के लोग ओ एच माइनस की सांद्रता बराबर माइनस के लोग 10 की घात माइनस के 5। ये क्या बन जाएगा बेटा? पीओएच, पीओएच 5 लोग 10, 5 लोग 10, लोग 10 का मान हो गया 1 और हो गया 5। ठीक है, कितना हो गया बेटा? 5। अब पीओएच का मान 5 आया है, आपको क्या निकालना है बेटा जी? पीएच। तो हम लोग जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच का जो योग होता है वो 14 होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो पीएच का मान बेटा हमें निकालना है, तो बेटा 14 माइनस इधर करोगे पीओएच हो जाएगा। तो बेटा 14 में से हमने 5 घटाया तो हमारे पास आ गया ना आंसर 9। हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा? 9 आ गया। आसान लगा हमें ये बात? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 5वां क्वेश्चन था, सॉरी। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन। 10 की घात माइनस के 4 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, 10 की घात माइनस के 4 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच होगी। चलिए बेटा करो इसको सॉल्व। 10 की घात माइनस के 4 बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका होल ट्वाइस कर लेना। ठीक है, और आपको मैं बता भी देता हूं कि लोग 2 का मान आप लोग यूज करोगे 0.3 अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज नहीं पड़ेगी तो नहीं करना भाई। करिए इसको सॉल्व। बहुत बढ़िया। टेलीग्राम ग्रुप चैनल मैंने दिया तो था बेटा आपको,
वहां पर आप पता ही नहीं क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैंने प्रैक्टिस शीट दी थी आपको ढेर सारी, आज भी आएगी एक प्रैक्टिस शीट। ठीक है, हाँ देखो बेटा, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले हमने जाना बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम 2+ आयन और 2 OH- आयन में टूटेगा। हमें पता है कि इसका अगर 1 मोल लेते हैं तो इसका 1 मोल और OH- के 2 मोल लेंगे बेटा। तो हमें तो बेटा जी OH- और बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच में संबंध देखना है। अगर उस विलयन में इसका 1 मोल होता है ना तो इसके 2 मोल होते हैं, इसके 2 मोल होते हैं तो इसके 4 मोल होते हैं, यानी जितनी भी इसकी सांद्रता होगी उसकी डबल सांद्रता OH- की होगी। तो यहां से हम लोगों ने रिलेट किया कि जो OH- की सांद्रता होगी वो तो 2 गुना होगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता के। अब उसका मान दे रखा है बेटा ये 2 गुना बेरियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है 10⁻⁻⁴। तो यहां पर हो गया बेटा जी OH-। अब आपने दोनों साइड माइनस के लोग ले लिया तो माइनस के लोग OH- बराबर माइनस के लोग 2 गुना 10⁻⁻⁴। ये बन जाएगा बेटा जी POH। ये हो गया माइनस के लोग 2 माइनस के लोग 10⁻⁻⁴। आगे जब आप हल करोगे तो ये है बेटा जी POH बराबर माइनस के 0.3 प्लस के 4 लोग 10। तो ये प्लस का है तो 4 में से आप 0.3 घटाओगे तो हमारे पास आएगा 3.7। ये POH है बेटा। लेकिन अगर मैं pH की बात करूंगा तो मुझे ये बात पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर कि जो pH होगी वो 14 माइनस के POH होगी बेटा। तो 14 में से आप घटाओगे 3.7 तो हमारे पास जो pH होगी बेटा वो आएगी 10.3। तो pH निकल के आ गई 10.3। अब मुझे बताइए जनाब, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? 10.3 क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 6 10⁻⁻8 मोलर HCl विलियन की 25 डिग्री सेल्सियस पर pH क्या होगी? pH क्या होगी? ठीक है, यह क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे सामने। चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। अभी समय हो रहा है 2:44 45 पर मैं करवा दूंगा, चलो 46 पे करवा दूंगा, टाइम दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। करते रहो। देखिए आगे, कमेंट ऑन आंसर आना चालू हो गया होगा भाई। ठीक है, आंसर आना चालू हो गया होगा।
वेरी गुड, 8 8 8, वेरी गुड बेटा। एक आध बच्चे का करेक्ट भी है, 6 भी आ रहा है, लेकिन बाकी का तो 8 आ ही रहा है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, यहां पर हमने क्या काम किया, HCl जब टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में ऐसे टूटा होगा। आपने सोचा कि इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल होगा। आपने सोचा होगा कि H प्लस की जो सांद्रता है वो HCl की सांद्रता के बराबर होगी। आपने यहां पर 10 की घात माइनस 8 लिया होगा H प्लस की सांद्रता, और फिर आपने दोनों साइड में माइनस के लोग लिया होगा बेटा, माइनस के लोग, H प्लस की सांद्रता बराबर माइनस के लोग 10 की घात माइनस 8, ये बन गया बेटा pH, और ये बन गया 8 लोग 10, यानी 8 बन गया। क्या बन गया बेटा, ये 8 बन गया, 8। अब 6 भी आंसर देने लगे बच्चे, मैंने 6 बोल दिया तो 6 देने लगे। अबे नालायक को, बदतमीज हो, इतने तो कोई नहीं पलटता भाई जितना तुम पलटते हो। बेतली के लोटे हो तुम, चिकने घड़े, ठीक है, चिकने घड़े कह लो, चिकना पेट वाले। तुम्हारे ऊपर अगर पानी भी गिरता होगा ना ऐसे करके, तेल वेल लगा के, सारा पानी बाहर। हाँ देखो इधर, आप ये सोच के देखो, पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ाई गई क्या है बेटा, कि जो 7 उदासीन पीएच है, 7 क्या है, उदासीन पीएच है, 7 क्या है, उदासीन पीएच है। तो यहां पर देखिएगा, अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा हुआ तो वो तो क्षारीय हुआ ना बेटा, और पीएच का मान अगर 7 से कम हुआ तो इसका क्या होगा, अम्लीय होगा। ये मैंने पहले पढ़ाया था। अब आप खुद सोचिए कि एक विलियन है, उस विलियन में HCl का विलियन है, पीएच 8 कैसे आ सकती है। अगर पीएच 8 आ गई तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पीएच जो है गलत आ गई। तो क्या होना चाहिए, मैं आपको एक रिलेट करता हूं, एक चीज रिलेट करता हूं, फिर आगे आप लोग और समझना। पानी है प्योर, उसमें 1 ड्रॉप किसी ने डाल दी होगी HCl की, तो HCl बहुत कम मात्रा में है, 10 की घात माइनस 8 का मतलब होता है 0.0000001 मोल 1 लीटर में। तो HCl तो बहुत कम है, दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए HCl, पर वो पानी ही है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पानी है। तो जो भी 4 विकल्प दे रखे होंगे, जो 7 के सबसे क्लोज मान होगा, वैसे मैं इसका मान याद करवा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है, 7 के सबसे क्लोज मान होगा वही करेक्ट होगा। देखिए कैसे, इसका तो आंसर अगर मैं कैलकुलेट कराता, पहले मैं कैलकुलेट कराता था, जेईई मेंस वगैरह सब बच्चों को कराता था, तुम्हें भी करवाता था, जितने भी नीट के बैच उनमें भी करवाता था। फिर मुझे सीधा सीधा समझ में आया कि कैलकुलेट करा के भी कंफ्यूज करना है। इसका जो आंसर होगा बेटा, वो 7 से थोड़ा सा कम होता है, 7 के पास है, 6.96 होता है, 6.96 होता है, मतलब बहुत 7 के क्लोज होता है इसका मान, जो करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर सोचना, अगर 10 की घात माइनस के 8 6.76 है ना, और मैंने 10 की घात माइनस के 9 ले लिया, या 10 की घात माइनस के 10 मोलर ले लिया, तो इससे पीएच का मान वैसे तो 9 और 10 निकल के आएगा अगर आप इस मेथड से जाओगे, जो कि मेथड हमें यूज करना नहीं है। पर आप लोग दिमाग लगाना कि 10 की घात माइनस 9 का मतलब है कि भाई बहुत सारा पानी, थोड़ा सा HCl। 10 की घात माइनस 10 का मतलब है बहुत सारा पानी, थोड़ा सा HCl, यानी वो ज्यादा पानी ही है, उसकी पीएच 7 के ज्यादा क्लोज ही है। क्या है बेटा, 7 के ज्यादा क्लोज ही है। तो इसका मतलब पता क्या होगा दोस्तों, जो आंसर होंगे इसके लिए 9 के लिए, तो आंसर और थोड़ा क्लोज हो जाएंगे, जैसे 6.97 हो गया, 6.98 हो गया। जितना ज्यादा क्लोज, मतलब जितना ज्यादा ये मात्रा माइनस में घटेगी, माइनस में बढ़ेगी, ये 7 के क्लोज होता चला जाएगा। लेकिन जो 6 पॉइंट इसका है 10 की घात माइनस 8 वाला है, इसका आंसर 6.96 है, यानी 7 के बहुत क्लोज, राइट। अब यार, अब तुम अपने बायो वाली शक्ति दिखाओ, याद करने वाली। याद क्या, तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा, पर पूरा सॉल्व करने का मतलब है सिर्फ कंफ्यूज होना, ठीक है। करवा सकता हूं मैं करवाता था पहले, लगातार करवाता आया था, लेकिन मुझे लॉजिक समझ नहीं आया फिर इसका, कि मैं करवा रहा हूं, आपका टाइम ही वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये तो एक स्पेशल क्वेश्चन है, और ये वो स्पेशल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो आया हुआ है, जो PYQ है, नीट का PYQ है ये, ठीक है, ये पूछा गया है। अब पूछा गया है तो सिंपल सी बात है,
मुझे पता है कि दोबारा फिर आ सकता है, तो मुझे पता है कि आंसर डायरेक्ट ही कर देंगे आप, सॉल्व मत करना वहां पर, इसका मान अलग से लिखा होगा और ये भी मान वहां पर दे रखा होगा 8, लेकिन मैक्सिमम बोलते जो बहुत बच्चे बहुत जल्दबाजी में रहते हैं वो 8 ही लिख कर आते हैं और इसीलिए गलत आंसर करके आते हैं। ठीक है, नोट करिए, टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा आएगा बेटा, टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा आएगा। हो गया, अब देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट, अब आप निकालोगे एक और क्वेश्चन, ये होगा 8वां क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 की घात माइनस के 8 मोलर NaOH विलयन की पीएच क्या होगी? करिए बेटा इसको सॉल्व, करिए इसको सॉल्व और मुझे आंसर बताइए। अभी टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट का, ठीक है, उससे पहले आंसर नहीं लिखना भाई। देखो बेटा, यहां पर बहुत सारे बच्चे जो जल्दबाजी में रहेंगे उनका क्या होगा, वो पीओएच निकाल लेंगे 8, पीओएच निकाल लेंगे 8 मुझे पता है, और पीएच निकाल लेंगे बेटा जी 14 में से 8 घटाकर 6। फिर मेरा क्वेश्चन ये आएगा, अबे नालायक को एक बात बताओ कि जब पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 ऐसे होती है उदासीन, और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय विलयन होता है, पीएच अगर हमारे पास 7 से कम है तो अम्लीय होता है। तो खुद सोचो कि भाई क्षार का विलयन है, NaOH का विलयन है, उसकी पीएच 6 कैसे हो सकती है, उसकी पीएच 6 कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती 6। हम ये सोच के चलेंगे, सुनना मेरी बात को, हम ये सोच के चलेंगे कि वहां पर ज्यादातर पानी ही है, पीएच 7 ही है, 7 से कम तो हो ही नहीं सकती, 7 से कम होगी तो अम्लीय हो गया। हाँ ये कह सकते हैं कि 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो क्या हो सकती है आंसर? 7.04, बस हो गया खत्म। अगर यहां पर 10 की घात माइनस 9 हुआ तो 7 के और क्लोज हो जाएगी, 7.03 हो जाएगी, 7.0 मतलब कुछ भी ऐसे क्लोज होगी बेटा, 7 की क्लोज होती चली जाएगी, तो इसका आंसर होगा 7.04। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, पर कैलकुलेट मैंने कई सालों से करवाता आया हूं, तो मुझे पता है कि इस बार डायरेक्ट आंसर कर देना, जो भी 7 के क्लोज होगा। एग्जैक्ट 7 नहीं है, 7 से कम नहीं है, 7 के बाद जो भी मान आपको दिख रहा होगा 4 विकल्पों में 7 के क्लोज, वही आंसर है उसका, ठीक है, वही आंसर होगा बेटा, नोट करिए इसको। और अगर ये नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों, 7.5 भी नहीं, 7.04, ठीक है। तो इसके आगे का जो कल मैं आप लोगों को ओस्टवाल्ड का तनुता नियम और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों के जलीय विलयनों की पीएच कैलकुलेट करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, मनोबल गिरने ना दें,
और ऐसे ही बेमिसाल तरीके से पढ़ाई करो बेटा। सच में आप बहुत बेस्ट हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपने डीपीपी सॉल्व कर ली, आपने प्रैक्टिस शीट, मैंने प्रैक्टिस शीट भी दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी हुई है, अगर आपने प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ली, 100% इस बार हिंदी मीडियम से भी इंग्लिश मीडियम के लगभग बराबर रिजल्ट आएंगे। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके टेस्ट के नंबर को, हम लोग हर दिन गाइड देखते हैं कि भाई इस बार, पहली बार क्या होता ना, पहले जब हिंदी मीडियम के बच्चों के टेस्ट होते थे उनके नंबर आते थे 570, हाईएस्ट 560, 550। इस बार मैं देख रहा हूं बच्चों के 640, 630, 660, 600। मैं भाई साहब इस बार अपने वालों में आग है, इस बार वाले अपने वाले बच्चों में आग है भाई। तो इस बार तुम्हें फुल मेहनत करनी है, 100% दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में।